हेलो एवरीवन, आज मैं आपको शिक्षण विधियां पढ़ा रही हूँ विज्ञान की। ये मेरा पार्ट 4 है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें ताकि सभी शिक्षण विधियां आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो, आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्रयोजन विधि। तो प्रयोजन विधि क्या होती है वो देखो। प्रयोजन जीवन का अंक है जिसमें योजना और उसकी सफलता के लिए बालकों को जिम्मेदार बनाते हैं। ये डेफिनेशन किसने दी? ये पार्कर ने ये डेफिनेशन दी। इसने बताया कुछ परिचय और कुछ परिभाषाएं हैं, वो मैं पार्ट 4 में भी पढ़ा चुकी हूँ। वो जाके देख लेना आप। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी ताकि आगे की जो ये चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये परिभाषा किसने दी? ये पार्कर ने दी। प्रयोजन जीवन का अंक है जिसमें योजनाएं और उसकी सफलता के लिए बालकों को जिम्मेदार बनाते हैं। ये परिभाषा पार्कर ने दी। इसने सफलता और के लिए किसको जिम्मेदार माना? बालकों को जिम्मेदार माना है। नेक्स्ट देखो, प्रयोजन विधि के सोपान या चरण भी बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको स्टेप्स बोलेंगे। ठीक है। तो किलपैट्रिक ने अपनी एक पुस्तक में द फाउंडेशन ऑफ ए टीचिंग मेथड, एक पुस्तक थी किसकी? किलपैट्रिक की थी। उसमें प्रयोजन विधि के 6 सोपान बताए थे। कितने सोपान बताए थे? 6 सोपान बताए थे, जो इस प्रकार है। देखो, नंबर 1 क्या है? वातावरण या परिस्थितियों का निर्माण करना। नंबर 2 प्रयोजन का चयन करना। नंबर 3 प्रयोजन संबंधी नियोजन करना या योजना बनाना। नंबर 4 प्रयोजन संबंधी योजना का क्रियान्वयन करना। नंबर 5 प्रयोजन संबंधी क्रियाकलापों का मूल्यांकन करना। नंबर 6 कार्य का लेखा जोखा रखना। यानी कि कार्य का लेखा जोखा रखने का मतलब क्या होता है? कार्य प्रणाली से प्राप्त निष्कर्ष का रिकॉर्ड रखना। यानी कि जो भी हम कार्य करते हैं उससे जो हमें निष्कर्ष प्राप्त होता है ना, उसका क्या कर रखना? रिकॉर्ड रखना। योजना की प्रयोजना के प्रकार, तो उसने अलग अलग जो हमारे वैज्ञानिक हुए उन्होंने अलग अलग प्रकार दिए। किलपैट्रिक ने देखो, प्रयोजना विधि के प्रकारों को किलपैट्रिक ने निम्न 4 भागों में विभाजित किया। जो प्रयोजना के प्रकार हैं वो किलपैट्रिक ने कितने भागों में दिया? 4 भागों में उसे विभाजित किया, उनमें विभाजित किया। नंबर 1 है रसा स्वादनात्मक यानी कि आनंद। नंबर 2 है सृजनात्मक यानी कि निर्माण करना, रचनात्मक। नंबर 3 है अभ्यासात्मक यानी कि सीखना। नंबर 4 है समस्यात्मक यानी कि कोई भी जो समस्या है उसका निदान करना। नेक्स्ट देखो, ये थॉम्स के अनुसार के प्रयोजनों के प्रकार हैं। उसने थॉम्सन ने क्या किया कि 3 प्रकार बताए। किलपैट्रिक ने कितने बताए? किलपैट्रिक ने 4 बताए, लेकिन थॉम्सन ने इनके प्रकार है प्रयोजन के वो 3 बताए। कौन कौन से? उत्पादनात्मक, सीखने संबंधी और समस्यात्मक। इन्होंने थॉम्सन ने क्या किया कि इसी जो किलपैट्रिक ने बताया ना, उसी को एक को छोड़ के तीनों उन्होंने दोबारा से बता दिए। समस्यात्मक को समस्यात्मक बता दिया, अभ्यासात्मक को सीखने संबंधित बता दिया और सृजनात्मक को यानी कि उत्पादनात्मक बता दिया। वही ये 3 हैं। प्रयोजन विधि के सिद्धांत, जो प्रयोजन विधि है उसके कौन कौन से सिद्धांत होते हैं वो देखो। थॉर्नडाइक ने प्रयोजन विधि का सिद्धांत दिया था। किस कौन कौन सा? तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, प्रभावशाली का सिद्धांत, जीवन उपयोगिता का सिद्धांत। नंबर 3 अनुभव का सिद्धांत। नंबर 4 व्यवहारिकता का सिद्धांत। नंबर 5 क्रिया का सिद्धांत। नंबर 6 रुचि का सिद्धांत। ये सब क्या है कि प्रयोजन विधि के सिद्धांत है। प्रयोजन विधि की समीक्षा देखो, उसमें क्या है कि गुण आते हैं और दोष आते हैं। तो प्रयोजन विधि के गुण क्या है वो देखिए। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। नंबर 2 बालक विधि से जो सीखता है वो ज्ञान स्थायी रहता है। यानी कि जो प्रयोजन विधि से जो बालक ज्ञान सीखता है ना, वो हमेशा क्या रहता है? स्थायी रहता है। क्यों रहता है स्थायी? वो इसलिए स्थायी रहता है क्योंकि बालक अपने आप करता है और फिर वो बालक के माइंड में क्या है कि सेट हो जाता है और वो हमारा ज्ञान क्या रह जाता है? स्थायी रह जाता है। नंबर 3 इस विधि से बालकों में नैतिक एवं सामाजिक गुणों का व्यक्तिगत विकास होता है। इस विधि से बालकों में नैतिकता का,
सामाजिकता का और व्यक्तित्व का के गुणों का क्या होता है, विकास होता है। 4 देखो, इस विधि में बालक शारीरिक कार्य भी करता है, इसलिए वह श्रम या परिश्रम का सम्मान भी करता है और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी होता है। इस विधि में क्या होता है, प्रयोजन विधि में बालक करके सीखता है, यानी कि जब बालक कोई भी काम करेगा तो वो शारीरिक श्रम भी करेगा, शारीरिक श्रम करेगा तो उसका क्या है, वो सम्मान करना सीखेगा, तो उसके प्रति क्या होगी, सकारात्मक सोच होगी, वो ही इसमें बताया है। नंबर 5 देखिए, इस विधि से बालकों में रचनात्मक सृजनात्मक गुणों का भी विकास होता है, यानी कि इस विधि से बालकों में रचनात्मक और सृजनात्मक गुणों का भी क्या होता है, विकास होता है। नंबर 6 देखिए, इस विधि का प्रयोग उच्च प्राथमिक स्तरों से कर सकते हैं, यानी कि इस विधि का प्रयोग जो उच्च प्राथमिक स्तर के जो स्कूल वो रहते हैं, कक्षाएं रहती हैं, उनमें इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है जो कि विज्ञान, पर्यावरण, इन विषयों में ये विधि किसके उपयोगी है, जैसे पर्यावरण हुआ, विज्ञान हुआ, गणित हुआ, इन सब के लिए यह विधि उपयोगी है। अभी प्रयोजन विधि के क्या है, अवगुण है, दोष है। ये देखो, ये विधि न तो सभी विषयों के लिए और न ही सभी स्तरों के लिए समान रूप से उपयोगी है। जैसे कि ये विधि है हिंदी के लिए नहीं होगी या फिर संस्कृत के लिए नहीं होगी, तो सभी विषयों के लिए क्या है कि समान रूप से उपयोगी नहीं है। साहित्य, भाषा व कक्षाओं के लिए यह विधि अधिक उपयोगी नहीं है, यानी कि साहित्य की भाषा, यानी कि जो हमारी भाषाएं हैं उनके लिए यह विधि क्या है, अधिक उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट देखो, यह विधि अव्यवहारिक है, यह विधि क्या है, अव्यवहारिक है, वह खर्चीली होती है, यानी कि जब वो कोई भी बालक है कोई भी प्रयोग करेगा तो उसमें तो जैसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, ज्यादा टाइम चाहिए होता है, और फिर इंस्ट्रूमेंट चाहिए, जगह चाहिए, तो उसे यानी कि वो खर्चीली है। फिर क्या है, यह विधि अव्यवहारिक है। अव्यवहारिक क्यों है, कि समय अधिक लगता है, जब कोई भी एक्सपेरिमेंट करेगा बच्चा तो उसमें क्या होगा, समय अधिक लगेगा, और साधन अधिक चाहिए, निर्माणात्मक प्रयोजन वस्तुएं, और इसमें क्या है कि जैसे कोई एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसमें क्या है कि इंस्ट्रूमेंट होंगे, यानी कि साधन होंगे, वो अधिक चाहिए होगा, तो ये क्या है कि अव्यवहारिक विधि है। समय अधिक इसलिए चाहिए क्योंकि इसके कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। नेक्स्ट देखो, इसका अवगुण, शिक्षकों के लिए भी यह कठिन है। शिक्षकों के लिए भी यह विधि अपनाना बहुत कठिन है, क्योंकि अधिक टाइम लगता है, बच्चा को इतना टाइम नहीं दे पाते हैं, नहीं सिखा पाते हैं सब कुछ। नंबर 5 देखो, प्रयोजन विधि पर आधारित पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती, यानी कि प्रयोजन विधि पर आधारित पुस्तकें उपलब्ध नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि जो उदाहरण इस विधि में क्या क्या जाता इस आधारित पुस्तकें क्या है, उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं बच्चों से, तो इस टाइप की पुस्तकें मार्केट में भी उपलब्ध नहीं होती है, तो टीचरों के लिए भी यह बहुत ज्यादा कठिन होता है। प्रयोजनों का चयन करना भी कठिन होता है, यानी कि प्रयोजन का चयन करना भी क्या होता है, कठिन होता है। फिर इस विधि के द्वारा सीमित ज्ञान ही प्रदान किया जाता है, इस विधि के द्वारा क्या होता है, सीमित ज्ञान ही प्रदान किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि बच्चे को एक एक्सपेरिमेंट करवाएंगे तो वो ही ज्ञान वो अर्जित कर पाएगा, क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो दूसरा चीज कुछ बता नहीं सकता टीचर उसको। इसलिए स्थायी वातावरण के प्रतिकूल विधि माना जाता है, यानी कि जो स्थायी वातावरण के प्रतिकूल विधि माना जाता है, ठीक है, तो ये उसके क्या है, दोष है। अभी देखो, प्रयोजन, वातावरण निर्माण, प्रयोजन है जो वातावरण निर्माण और प्रयोजन का चयन करने में है, यानी कि वातावरण हमारा उस टाइप का होना चाहिए और हम